सदाम हुसैन, यह नाम सुनकर ही एक जालिम हुक्मरान की तस्वीर जहन में उभरती है। इसने 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक इराक पर लोहे के पंजे से राज किया। इसका दौर तशद्दुद, जुल्म और जंग की दास्तान है। सदाम की कहानी अज़ाइम, बर्बरीता और बालाखिर ज़वाल की कहानी है। 1939 में इराक के शहर तकरियत के करीब पैदा होने वाले सदाम मबाथ पार्टी के सफ़ों में शामिल हुए। ये पार्टी अरब हुक्म पर सत्या और सोशल जुल्म की इल्मबरदार थी। सदाम ने 1989 में इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया और इराक का बिला शिरकत गैर हुक्मरान बन गया। इसने अपने मुखालिफिन का सफाया करके और इख्तिलाफ राय को कुचल कर अपनी ताकत को मुस्तहकम किया। सदाम का दौर खौफावर कंट्रोल का दौर था। इसकी खफिया पुलिस बेहद जालिमा और हर जगह मौजूद थी। उन्होंने हर किस्म की मुखालफत को दबा दिया। इसने अपने हैलोगों के खिलाफ कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए, खास तौर पर शमाल में करदाबा दे के खिलाफ। सदाम के इक़दामात ने दुनिया को चौंका दिया और एक जालिम हुक्मरान के तौर पर किशबिया को मजबूत किया। सदाम की कहानियां एक पेचीदा कहानी है। यह ताकत, अज़ाइमा और इंसान की बड़ी खूबियों और बड़ी बुराइयों की सलाहियत की कहानी है। उसकी जिंदगी को समझने से हमें मशरिक़ और सत्या की तारीख के एक अहम दूर को समझने में मदद मिलती है। यह एक ऐसी कहानी है जिसके इसबाक आज भी हमारे लिए अहम है। सदाम का इब्तिदाई दौर ग़ुरबत और तशद्दुद में रहा। वह अपने वालिद को कभी न जान सका, जवास की पैदाइश से पहले है गायब हो गए थे। इसका बचपन गैर यकीनी सूरत हाल में गुजरा। इसकी परवरिश के चचा ने की, जो अपने कौम पर ख्यालात और मगरबी मुखालिफ जज्बात के लिए जाने जाते थे। अनाबतदाई तजुर्बात ने सदाम के दुनिया के बारे में नजरियात को तश्कील दिया। इसके दिल में साम्राज्यता और गैर मुल्की मुदाखलत के खिलाफ शदीद गुस्सा पैदा हुआ। वह सीकीन पर पहुंच गया कि एक दुश्मनी वाली दुनिया में जिंदा रहने के लिए ताकतवर बेरहमी जरूरी है। अपनी जवानी में सदाम अब्बास पार्टी के तरफ मुतवज्जा हुआ। इसने अरब फखरा और ताकत को बहाल करने का वादा किया था। वह तेजी से सफ़ों में शामिल हुए और एक काबिला और बेरहम कारकुन साबित हुए। 1962 में इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ नाकाम कातलाना हमले में मुलव्वस होने पर आसे मस्र फरार होना पड़ा। यह जल उतनी सदाम के लिए एक अहम दौर साबित हुई। इसने कानून की तालीम हासिल किया और बास पार्टी से अपनी वाबस्तगी बरकरार रखी। इसने अपने सियासी हुनर को निखारा और अपने नजरिए को परवान चढ़ाया। 1937 में जब वो इराक वापस आया तो उन तजुर्बात को अपने साथ लेकर आया। बाथ पार्टी ने 1962 में इराक में इक़्तिदार हासिल किया। सदाम अगरचे सरकारी तौर पर लीडर नहीं थे, पर्दे के पीछे नुमायां ताकत रखते थे। उन्होंने सिक्योरिटी के निज़ाम को कंट्रोल किया और उसे अपने हरीफों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया। इसने एक मजबूत और फैसला कन लीडर के तौर पर अपनी शबिया को एहतियात से बनाया। सदाम प्रोपेगेंडे की अहमियत को समझता था। इसने अपनी शख्सियत का एक बुत बनाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया। इसने खुद को इराक़ी अवाम के मुहाफ़िज़ के तौर पर पेश किया। इसने खुद को अरब हुक्म पर सती के इल्मबरदार के तौर पर फ़रोग़ दिया। 1982 में सदाम ने बाज़ाबिता तौर पर सदारत संभाली। इसने खौफावर धमकियों के जरिए अपनी ताकत को तेजी से मुस्तहकम किया। इसने हुकूमत और फौज को किसी भी मुमकिन खतरे से पाक करने के लिए सफाई मुहिम चलाई। इसने एक ऐसा निज़ाम बनाया जहां वफादारी सबसे अहम थी। दाम का इक़्तिदार के जीने पर चढ़ना मकमल हो चुका था। इसने इराक को एक आमरान रियासत में तब्दील कर दिया था। इसने लोहे के पंजे से राज किया और किसी भी मुखालिफत को बर्दाश्त नहीं किया। इसके फैसलों के इराक और पूरे मशरिक़ और सतह पर 2 रसनताइज मरतब होने वाले थे। सदाम ने इराक को जदीद बनाने और अपनी ताकत को मुस्तहकम करने के लिए कई इस्लाहात नाफ़िज़ किए। इसने बुनियादी ढांचे के मंसूबों जैसे सड़कें, स्कूल और अस्पतालों में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की। इसने कलीदी सनतों को कौमी मिल्कियत में लिया और उन्हें रियासती कंट्रोल के तहत ले आया। इस्लाहात के नताइज मुख्तलिफ थे। अगर चाहन हो ने कुछ इराकियों की जिंदगियों में बेहतरी लाई, लेकिन उन्होंने सदाम वरस के साथियों को अमीर बनाने का काम भी किया। बदअनवानी आम हो गई। तेल के दौलत के बावजूद मईशत तरक्की के लिए जदोजहद करते रही। सदाम की समाजी इस्लाहात भी मुतनाज़ा थी।
इसने सेकुलर आजमावर खवातीन के हकूक को फरोग दिया, यहाँ तक कि खवातीन को फौज में खिदमत अंजाम देने की इजाजत भी दी। ताहम ये पेशर फिक्सी भी किस्म के इख्तिलाफ राय के खिलाफ के जालिमाना जबर के साए में ढक गई। इसने सियासी जमातों, मजहबी गिरोहों या अंसली अक़लियतों की तरफ से किसी भी मुखालफत को बेदर्दी से कचल दिया। इसकी खफिया पुलिस ने इसके नाकदीन को खामोश करने के लिए तशद्दुद, गमिश्तगियों और फांसियों का सहारा लिया। इसका इक़्तिदार 10,000 इराकियों की हलाकत का जिम्मेदार था। पांचवा हिस्सा, रीत में खून, ईरान इराक जंग। 1987 में सदाम ने अपने पड़ोसी मुल्क ईरान के साथ एक तबाहकुन जंग में इराक को धकेल दिया। इसने इस्लामी इनकलाब के बाद ईरान में फैलने वाले इंतशार को मौके के तौर पर देखा। ताहम इसने ईरानी मुजाहिमत की ताकत का गलता अंदाज हलगाया। ईरान इराक जंग 8 साल तक जारी रही। यहाँ एक वहशियाना तसादम था जिसकी खुसूसियात खंदकों की जंग, कीमियाई हथियारों के हमले और दोनों तरफ बड़े पैमाने पर जानी नुकसान थे। जंग ने दोनों ममालिक के वसाइल को खत्म कर दिया। जंग के दौरान ईरानी फौजियों और इराकी कुर्दों के खिलाफ कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल पर बिना अक़वामी बरादरी ने सदाम की मजम्मत की। ताहम इसने इन खौफनाक हथियारों का इस्तेमाल जारी रखा जिससे इंसानी जिंदगी के तय अस्कीबे हिस्सी का इजहार हुआ। जंग का अख्ताम बालाखर 1988 में इक़्तिताल के साथ हवा। उसने इराक को भारी कर्जों में डुबा दिया और उसकी फौज कमजोर हो गई। उसने खत्ते में मुस्तकबिल के तनाज़े के बीज भेबुए। ताकत के लिए सदाम का जवाल टापड़ गया जिससे इराक तबाह और तन्हा हो गया। छठा हिस्सा, एक महंगा गलत अंदाजा खलीजी जंगावर बिना अक़वामी तन्हाई। ईरान इराक जंग की इक़्तिसादी और सियासी कीमतों के बावजूद सदा मंडर रहा। इसने इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त बरकरार रखी और बिना अक़वामी बरादरी की नाफरमानी करता रहा। 1990 में इसने एक ऐसा फैसला किया जिसने इसकी किस्मत को बदल कर रख दिया। तारीखी दावों और कोयती इक़्तिसादी जंग का इल्ज़ाम लगाते हुए सदाम ने कोयत पर हमला और इसके इल्हाक़ का हुक्म दिया। इस इक़दाम पर बिना अक़वामी सतह पर मज़म्मत की गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने इराक से फौरी तौर पर इनखला का मुतालबा किया। जब सदाम ने इसकी तामील करने से इनकार कर दिया तो अमरीका की क़ियादत में एक इत्तेहाद ने जनवरी 1991 में ऑपरेशन डिज़र्ट स्टोर मशरू किया। खलीजी जंग, जैसा कासे कहा जाने लगा, सिर्फ 1 माह से ज्यादा अरसे तक जारी रही। इसका नतीजा इराक की फैसला कुन शिकस्त या सूरत में निकला। सदाम को कुवैत से इनखला पर मजबूर किया गया। ताहम वहाँ इक़्तिदार में रहा, सख्त इक़्तिसादी पाबंदियों और बढ़ती हुई बिना अक़वामी तन्हाई का सामना करने के बावजूद अपनी आमरीत से चिमटा रहा। इसके गलत अंदाजे ने इराक को बहुत महंगा पड़ा और इसके ज़वाल का मरहला हुआ। 7वां हिस्सा, दीवारें करीब आती है, सदाम हुसैन का ज़वाल। खलीजी जंग के बाद सदाम के इक़्तिदार को बढ़ते हुए दबाव का सामना करना पड़ा। बैनुल अक़वामी पाबंदियों ने इराकी मईशत को माजूर कर दिया। इराकी अवामास के जाबरान हदूर में मुब्तला रहे। अमरीका सदाम के हथियारों के प्रोग्रामों पर शबह करते हुए इसे इक़्तिदार से हटाना चाहता था। 2003 में अमरीका ने इत्तेहादियों के इत्तेहाद की हिमायत से इराक पर हमला कर दिया। इनका दावा था कि सदाम के पास बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार मौजूद हैं और वह दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुकात रखता है। इन दावों को बाद में मुतनाज़े करार दिया गया। सदाम की अफवाज को जल्द ही शिकस्त हो गई। जब का इक़्तिदार ख़त्म हो रहा था तो वह रुपोश हो गया। इसे अमरीकी अफवाज ने दिसंबर 2003 में गिरफ्तार कर लिया था। वह अपने आबाई शहर तकरीत के करीब एक सुराख में छुपा हुआ मिल सदाम पर इंसानियत के खिलाफ जराइम की पादाश में एक इराकी अदालत में मुकदमा चलाया गया। इसे मुजरिम पाया गया और सजाए मौत सुनाई गई। इसे 30 दिसंबर 2006 को फांसी दे दी गई, जिसने उसके जालिमान हदूर का खात्मा किया। 8वां हिस्सा, बर्बरियत की एक मीरास, इराक और मशरक़ सतह पर सदाम का असर। सदाम हुसैन की मीरास पेचीदा और मुतनाज़िया है। कुछ लोग इसे इराक को जदीद बनाने के अस्कीय कोशिशों और मगरबी साम्राज्यत के खिलाफ उसके मौक़िफ़ की वजह से याद करते हैं। ताहम ये कामयाबियां उसकी बर्बरीता और जुल्म के साए में ढकी हुई हैं।
صدام کا دور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، سیاسی جبراور تباہ کنجنگوں کے داستان ہے۔ اس کے فیصلوں کا اراکا اور پورے مشرق وسطیٰ پر گہرا اثر پڑا۔ وہ ادمہ استحکامہ اور تشدد کی ایک ایسی میراث چھوڑ گیا جو آج بھی جاری ہے۔ صدام کے انیب لگا میں طاقت کے خطرات اور امریت کی نسانی قیمت کے بارے میں ایک سبق آموز کہانی ہے۔ یہاں انسانی حقوق، جمہوریت اور تنازعات کے پر امن حل کیا حمید کیا دہانی ہے۔ اس کی میراث آنے والی نسلوں کے لیے ایک سختان تباہ کا کام کرتی ہے۔